दोस्तों, ये इंसान और जिन्न के प्यार की सच्ची घटना है। क्या दूसरे आयाम में रहने वाली शक्तिशाली मखलूकों को इंसान से प्यार हो सकता है? चलिए जानते हैं आज के हॉरर पॉडकास्ट में। ये कहानी एक भिखारी लड़की की है जो कराची के टोल प्लाज़ा के पास रहती थी। जब वह शहर से बाहर आई तो उसे कुछ राहत महसूस हुई, क्योंकि शोर और गर्मी के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब उसे लोगों के सामने हाथ फैलाकर खाना मांगने में शर्म नहीं आती थी, क्योंकि यही उसका पेशा था। सड़क पर वह नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई और कुछ देर आराम करना चाहती थी। फिर वह भीख मांगने के लिए शहर के दूसरी ओर जाना चाहती थी। इतनी गर्मी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन वह शांत महसूस कर रही थी। अचानक एक लड़का पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वह भी शायद गर्मी से बचने के लिए आया था। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह सुंदर और महंगे कपड़े पहने हुए था। अगर वह कार से आया होता तो उसने अपनी द्वारा लगाए गए परफ्यूम की खुशबू चारों ओर फैली हुई देखी होती। वह तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके पास खड़ी हो गई। उसने उसकी ओर देखा और जल्दी से अपना हाथ सामने फैला दिया। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ पैसे दो। लड़के ने उदास स्वर में कहा, तुम भूखी क्यों बैठी हो? उसने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लिए और बहुत उदास स्वर में बोली, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ। वह हंसा और बोला, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम इंतज़ार कर रही हो कि कोई तुम्हारे लिए खाना खरीद कर लाए ताकि तुम्हारे पैसे बच जाएं। उसने दिन भर लोगों से भीख मांग कर जो पैसा कमाया था उसे निकालते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, न ही मेरे माता पिता के पास कुछ है। स्वस्थ लड़की, तुम ये कैसा काम कर रही हो? भीख मांगने से कुछ नहीं होता। मेहनत करने की आदत डालो। जो मेहनत करता है वह जीवन में सफल होता है, उसने कहा और लड़की को नज़रअंदाज कर दिया। क्या तुम दूसरे ग्रह से आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि देश में कितनी महंगाई है और कितनी बेरोजगारी है? तुम्हें क्या लगता है कि इतने कम पैसों से तो एक वक्त का खाना भी न मिले? तुम्हें मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो सलाह मत दो। वह लड़का थोड़ा दूर खड़ा हो गया। फिर वह उसके पास आया और अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी तरफ देखते हुए कुछ निकाला और कहा, अपनी हथेली मेरे सामने दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके अनुरोध पर उसने अपनी हथेली उसके सामने रख दी। उसने एक बहुत ही चमकदार वस्तु उसके हाथ पर रख दी। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी कि यह क्या है। यह एक पत्थर है, उसने एक हाथ पकड़ते हुए पूछा। नहीं, यह कोई पत्थर नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह सिर्फ एक उपहार है, इसे रख लो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह क्या है। उसकी आंखों में देखते हुए वह उससे बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर वह घबरा गई और आश्चर्य और चिंता से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। वह आगे बढ़ गई, न जाने वह कहाँ जा रही थी। उसने उस कंकड़ को ध्यान से देखा। वह अपने हाथ में पत्थर लिए हुए थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। उसने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जिस दिशा में वह लड़का जा रहा था। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह चला गया था। अचानक उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सभी दोस्त भीख मांगते थे और उसकी दो बड़ी बहनें थीं, जिन्हें उनकी माँ ने किसी के घर में काम करने का भेजा करती थी। वह खुद बाज़ारों में घूमती थी, क्योंकि पिता की मृत्यु को 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था। लेकिन जब उसके पिता जिंदा भी थे, तब भी बच्चों की जिम्मेदारी पिता के सिर पर नहीं थी, लेकिन नशे के पैसे देने की जिम्मेदारी बच्चों और उनकी माँ दोनों की थी। दोनों बहुत लड़ते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। अगर पिता नाराज़ होते थे तो काम न कर पाने के कारण माँ को पीटने लगते थे। वह पूरा दिन घर में बिताती थी और उन सभी का इंतज़ार करती थी कि वे कब वापस लौटेंगे। अब उसकी माँ अपनी बहनों के लिए रिश्ते तलाश रही थी, ताकि वो खुद को जल्द से जल्द बेटियों की जिम्मेदारी से मुक्त कर सके। वह लड़की घर जाकर पानी मांगती रही, क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं था, और धीरे धीरे शाम होने से पहले ही अपने बिस्तर पर पहुंच गई।
भाई बहनों को भी भूख लगने लगी। सभी के आराम करने के बाद उनकी माँ ने खाना बनाया। उन्हें बहुत नींद आ रही थी। वह पूरे दिन थके हुए थे। जैसे ही उन्हें बिस्तर मिला वे सो गए। उनमें से केवल एक ही जाग रहा था और वह थी वही लड़की। उसका पसीने से बुरा हाल हो रहा था। वह अपने दुपट्टे के कोने से अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगी। तभी उस अजीब लड़के द्वारा दिया गया छोटा सा चमकता हुआ पत्थर उसके चेहरे पर लगा और उसे याद आया। कुछ सोचते हुए वह दुपट्टे की गांठ खोलने लगी। गांठ खुलते ही चारों ओर रोशनी फैल गई। वह आश्चर्य से देखने लगी। छोटा सा पत्थर चमकीले बल्ब की तरह चमक रहा था। उसने झट से उसे फिर से छिपा लिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं घर वालों की आंख न खुल जाए और हर कोई उससे इस पत्थर के बारे में न पूछने लगे। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लगातार इस छोटे से पत्थर के बारे में सोच रही थी। अजनबी ने सही कहा था कि यह बहुत कीमती पत्थर था, क्योंकि उसने इतना चमकीला पत्थर कभी नहीं देखा था। ये क्या है? इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, या इससे उसे क्या लाभ हो सकता है? यह बताए बिना वो बुद्धू चला गया। बहुत देर हो चुकी थी और नींद ही नहीं आ रही थी। वह लगातार उसी के बारे में सोच रही थी। सुबह वह हमेशा की तरह काम पर गई। आज मौसम थोड़ा बेहतर था क्योंकि बादल थे और हल्की हवा चल रही थी। वह फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। वह वहाँ बहुत देर तक खड़ी रही, लेकिन उसे वह अजनबी लड़का कहीं नहीं दिखा। उसने अपने पास रखे पत्थर को थोड़ा सा खोल कर देखा। वह अब भी बहुत चमकीला था। वह दिन भर मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वह लड़का कहीं प्रकट हो जाए। वह उससे न मिलने के कारण बहुत परेशान थी। यदि वह उसे मिलता तो वह उससे इस पत्थर के बारे में पूछती, लेकिन अब यह उसके किसी काम का नहीं था और उसने मना किया था कि वह इसे किसी और को नहीं बेच सकती। अचानक उसके मन में आया कि उसे यह पत्थर कम से कम किसी एक व्यक्ति को दिखाना चाहिए। शायद उसे कुछ जानकारी मिलेगी जो उसके काम आएगी। उसने मन ही मन फैसला किया और अब वह संतुष्ट हो गई। फिर वह सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इधर उधर देखने लगी। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह उठकर बैठ गई। उसे बहुत नींद आ रही थी। वह इधर उधर देखने लगी। वह फिर से सोने के लिए लेट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में उड़ रही हो। ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। यह मौसम का प्रभाव था। वह गहरी नींद में चली गई। जैसे ही उसे नींद आने लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे चारों ओर से ठंडी हवाएं आती महसूस हुईं। तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, सुनो, अब उठो, मैं तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने आँखों को खोला तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, एक सुंदर और रोशनी से भरे कमरे में। वह आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। वही अजीब लड़का जिसने उसे उपहार के रूप में एक पत्थर दिया था, वह आश्चर्य से उसके चेहरे को देख रहा था। जब वह लड़की उस लड़के को देखने लगी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और यहाँ कैसे आ गई। लड़के ने उसके चेहरे पर आश्चर्य और भय का प्रभाव देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, आप मेरे घर पर हैं, मैं आपको यहाँ लाया हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह तुरंत उठ बैठी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी माँ की आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं है। वे बहुत चिंतित होंगे, आप मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए, उसने चिंतित होकर कहा। इसके बारे में चिंता मत करो, आपके परिवार को कभी पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ नहीं हैं, लड़के ने सांत्वना देते हुए कहा। आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, और आपने क्या किया है? यह पत्थर मुझे उपहार में दिया गया था, मैं इसका क्या करूं? अगर यह कीमती भी है और दुर्लभ भी है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकती, ये मेरे काम का नहीं है, उसने उसकी ओर देखते हुए तेजी से कहा। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, आपने मुझसे अब सब कुछ पूछ ही लिया है, तो तुम पहले मुझे ये बताओ, मैं पहले इस पत्थर के बारे में बताऊं या फिर अपने बारे में बताऊं? उसने लड़की की जल्दबाजी पर मुस्कुराते हुए कहा। अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, मुझे आप अपने बारे में सब कुछ बताओ, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम उठो और जल्दी से इन गंदे कपड़ों को बदलो और सुंदर कपड़े पहन लो।
उसके बाद मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब उठो, तुम इतना क्यों सोच रही हो, उसने कहा। वह जल्दी से आवाज़ लगाते हुए उठ खड़ा हुआ। इस दरवाजे के अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें पहनने के लिए कपड़े भी मिलेंगे और तुम नहा भी लोगी। लंबे समय तक भीख मांगना या लोगों के घरों में काम करना अलग बात है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए गंदा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन वह लड़की कुछ भी न समझते हुए जब वह बताए गए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसके सामने हैंगर पर एक खूबसूरत ड्रेस लटकी हुई थी। नहाने के बाद उसने वह खूबसूरत पोशाक पहनी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी सुंदर पोशाक पहनी थी, लेकिन दुल्हन जैसी दिखने वाली ऐसी पोशाक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला और बाहर गई तो वह लड़का कमरे में नहीं था। जब उस लड़की ने कमरे में लगे दर्पण में खुद को देखा कि अब वह भीख मांगने वाली लड़की नहीं रही, अब वह एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक लड़की बन गई थी। वह उस लड़के से पूछना चाहती थी कि वह कौन था और वह उसे क्यों तैयार कर रहा था, लेकिन वह इतना शांत और गंभीर था कि उससे कुछ भी नहीं पूछ सकी। वह एक अजीब आदमी था। वह उसका नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने उसे इस तरह क्यों तैयार किया था। उसने उसे दुल्हन की तरह सजाया था। जैसे ही वह लड़का उस कमरे में आया तो एक पल के लिए वो उस लड़की को देखता रह गया। असल में वो लड़की नई ड्रेस में किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत लग रही थी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, लड़के ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मुझे आप ही बताओ, मैं आपको अभी तक जान पाई हूँ। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी लिबास बदल लिया और अब तुमने मुझे दुल्हन की तरह सजाया है और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मैंने यह भी कहा कि मेरी माँ बहुत चिंतित होंगी। अगर मैं वहाँ उन्हें न मिली तो वह विधवा मुझे ढूंढने के लिए हर जगह धक्के खाती फिरेगी। लेकिन न तो आप मुझे कुछ बता रहे हैं और न ही मैं इस बार समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसने गुस्से में कहा। लड़का गंभीर होकर बोला, मेरा नाम आमोन है और मैं तुम्हें जिन्हों की दुनिया में ले आया हूँ। तुम अब मेरी रानी बनने वाली हो। वह पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम अब जिन्हों की रानी बनोगी। लड़की को एक बड़ा झटका लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन आमोन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह दुनिया दिखाऊंगा जिसका तुम हिस्सा बनने वाली हो। लड़की का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने चाहा कि यह सब सपना हो, लेकिन सब कुछ बहुत हकीकत जैसा लग रहा था। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन आमोन का हाथ थामे उसके साथ चलने लगी। उसके दिल में डर और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण था। जैसे ही वे दोनों दरवाजे के पास पहुंचे, आमोन ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और एक विशाल हॉल उनके सामने प्रकट हुआ। हॉल इतना बड़ा था कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहाँ हर ओर चमकदार रोशनी थी, लेकिन वह रोशनी अजीब तरह की थी, मानव दुनिया की रोशनी से अलग। चारों ओर अजीब आकृतियों वाले लोग दिखाई दे रहे थे, जिनकी उपस्थिति भयावह थी। लड़की ने पहले कभी ऐसे प्राणी नहीं देखे थे। उनके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। आंखें गहरे लाल रंग की चमकती हुईं और शरीर के आकार किसी जिन्न के जैसे थे। उसका दिल धक धक कर रहा था, जैसे किसी भी पल वह बेहोश हो जाएगी। लेकिन आमोन का हाथ उसके कंधे पर था, जिसने उसे हिम्मत दी। आमोन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, ये सभी वो जिन्न हैं जिनकी दुनिया में अब तुम रानी बनने वाली हो। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। लड़की ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, भीख मांगने वाली। मैं रानी कैसे बन सकती हूँ और मैं इन प्राणियों के बीच कैसे रह सकती हूँ? आमोन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम साधारण नहीं हो। वह पत्थर जिसे मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए था। तुम हमेशा से ख़ास थी और तुम्हारी किस्मत इसी दुनिया से जुड़ी हुई थी। आज तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। लड़की की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह यह सोचकर परेशान थी कि उसकी अब तक की ज़िंदगी झूठ थी या फिर यह सब एक बुरा सपना। लेकिन यह सपना नहीं था,
ये उसकी नई हकीकत थी। आमोन ने हॉल में बैठे जिन्नों की ओर इशारा किया। ये सभी जिन्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम अब उनकी रानी बनोगी और उनके साथ शासन करोगी। लड़की का दिमाग घूमने लगा। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए और वह वापस अपने घर लौट जाए, जहाँ उसकी माँ और बहनें उसकी राह देख रही थीं। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। तभी हॉल के एक कोने से एक ऊंचे सिंहासन पर एक बहुत ही खौफनाक दिखने वाला जिन्न खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने भारी आवाज़ में कहा, स्वागत है हमारी नई रानी, आज से यह राज्य तुम्हारा है। लड़की के कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन आमोन ने उसे सहारा दिया। उसने धीरे से कहा, यह तुम्हारा समय है, हिम्मत रखो। लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल को संभालते हुए सिंहासन की ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ उसके भीतर का डर कम होता गया और एक अजीब सी ताकत उसके भीतर जागने लगी। जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां पहले से ही एक मुकुट रखा हुआ था। आमोन ने उस मुकुट को उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा है, उसने कहा। अब इसे पहन लो और इस दुनिया की रानी बन जाओ। लड़की ने धीरे धीरे मुकुट को अपने सिर पर रखा। जैसे ही मुकुट उसके सिर पर रखा गया, एक चमकदार रोशनी फैल गई और पूरा हॉल रोशनी से भर गया। जिन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। वह अब इस दुनिया की रानी बन चुकी थी। आमोन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अब तुम्हारे पास वो ताकत है जिससे तुम सब कुछ बदल सकती हो। उसने यह नहीं सोचा था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसने उस समय बहुत महंगी पोशाक पहनी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक महंगे गहने थे। लेकिन फिर भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह अभी भी डर से कांप रही थी और उसके बाद शादी शुरू हो गई। हर तरफ से आशीर्वाद और शांति का शोर सुनाई दे रहा था। वह शोर इतना तेज था कि उसने अपने दोनों हाथों से कानों को बंद करने की कोशिश की। सब ठीक है, अब तुम मेरे साथ कमरे में चलो, क्योंकि यहाँ खाने की व्यवस्था है और ये सभी लोग खाना खाएंगे। तुम उनके खाने का नज़ारा नहीं देख पाओगी। उसने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वह खुद यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसका दिल इतना घबरा गया था कि उसने ऊपर देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसके सामने एक से अधिक डरावनी आकृतियाँ थीं, जिसे देखकर लड़की ने आमोन का हाथ पकड़ रखा था और उसके दिल की धड़कन अनियमित हो गई। फिर एक पल के बाद दृश्य बदल गया। वह अब फूलों से सजे एक खूबसूरत कमरे में थी। यह तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं बैठो, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, मुझे कुछ चाहिए। वह ज़रूरी काम के लिए अकेले कमरे से बाहर निकलने वाला था। उस समय केवल आमोन ही उससे सहानुभूति रखता नजर आया। अब मुझे कुछ मत दिखाओ, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। आमोन उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी प्रजा हैं और तुम उनकी रानी हो। अब उन सब के सामने मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है। वे सब तुमसे डरते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। वह उसे समझा रहा था। इसके बाद वह पलक झपकते ही वह उसके पास से गायब हो गया। जाने के बाद वह कमरे की साज सज्जा को देखने लगी। यह एक बहुत ही सुंदर कमरा था, जिसमें खाने पीने के साथ अन्य सभी सुख सुविधाएं थीं, जिनके के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अमोन एक अमीर व्यक्ति है, उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते, लेकिन वह भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसका एक लड़की सपना देख सकती थी। दूसरी बात, उस लड़की ने आमोन को उसकी रानी बनने के लिए एक शर्त रखी थी कि वह उसकी रानी तभी बनेगी जब वो उसे उसकी माँ से मिलने देगा। आमोन इस पर अपनी सहमति जताता है। अब वह उत्सुकता से आमोन के आने और उसे अपनी माँ से मिलवाने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आमोन पास खड़ा उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसने झट से कहा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अब देर हो रही है। आप नहीं जानते कि इस समय मेरी माँ की क्या हालत होगी। उसने बड़ी चिंता के साथ कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप वही नहीं हैं, बल्कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आप जिन्हों की रानी बन चुकी हैं।
इसलिए उनके सामने कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आमोन उस लड़की को समझाते समझाते बहुत बातें समझा गए, और जिनमें से लड़की को कुछ चीज़ें उसे बिल्कुल समझ में नहीं आईं, लेकिन उसने स्वीकार में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जल्द से जल्द पहुँचना था। पास बैठे आमोन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह यह देखकर दंग रह गई कि वह अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी है और उसकी माँ आंगन में एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रही है। उसने पूछा, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी दोपहर हुई है और तुम काम छोड़कर घर लौट आई हो। चलो देखते हैं, आओ मेरे पास, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी माँ ने जल्दी से पूछा। तो वह सोचने लगी कि क्या उसे इस बारे में पता है कि वो यहाँ थी या फिर नहीं। ऐसा उसे अपनी माँ की बातों से बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वह यहाँ मौजूद न हो। उसने चुपचाप अपनी माँ की ओर देखती रही। आमोन के अनुरोध पर उसने अपनी माँ से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ कुछ देर तक उसका चेहरा देखती रही और फिर बोली, अंदर जाओ, शांत हो जाओ, अपनी सेहत बनाए रखने की कोशिश करो। यदि तुम बैठकर खाओगे तो भी राशन समाप्त नहीं होंगे। वह चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हुई। उसे एहसास हुआ कि आमोन केवल उसे दिखाई दे रहा था। माँ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह यह भी सोच रही थी कि उसकी माँ ने उससे यह क्यों नहीं पूछा कि उसे यह सुंदर और कीमती पोशाक कहाँ से मिली। आमोन मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे इन कीमती कपड़ों को नहीं देख रही है, वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी पोशाक के साथ उसी रूप में देख रही है। आमोन की बातें सुनकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपना आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं की आदत डाल ली थी। अचानक आमोन ने बहुत धीमी आवाज़ में किसी को बुलाया। जब उसने उसे देखा तो वह आश्चर्य से खड़ी हो गई, क्योंकि सामने उसकी हमशक्ल लड़की खड़ी थी। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने कल पहने थे, और वह उसे बड़ी आंखों से देख रही थी, जबकि आमोन और वह बस मुस्कुरा रहे थे। आप कह रहे थे कि आपकी माँ को आपके गायब होने की चिंता होगी, इसलिए मैंने मेरी विशेष नौकरानी को आपके रूप में यहाँ भेजा है। अब वह यहाँ आपके स्थान पर रह रही है। किसी को भी संदेह नहीं होगा कि आप बीच में यहाँ हो या ना हो। आमोन ने उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। उसे इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, तुमने मेरे भाई बहनों के बीच में एक जिन्न छोड़ दिया है। अगर वह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? वह निर्दोष है और वे नहीं जानते कि यह उनकी बहन नहीं है। मुझे अपने भाई बहनों की जान खतरे में दिखती है। आप मुझे पागल समझते हैं। इसके बाद इस लड़की ने बहुत गुस्से में कहा, अब हम जा रहे हैं। अपने कमरे में अपनी माँ को आराम की हालत में देखने के बाद कुछ दिनों तक वह सुंदर कपड़ों और कीमती गहनों के कारण सब कुछ भूल गई थी। लेकिन धीरे धीरे वह अपने कैद जीवन से थकने लगी और शाही मामलों में व्यस्त हो गई। आमोन की हिदायत थी कि वह उसकी अनुपस्थिति में कमरे से बाहर न निकले, क्योंकि महल में ऐसी भयानक आकृतियाँ घूमती थीं कि कोई भी डर के मारे बेहोश हो जाए। जैसे ही वह बाहर गई, उसके सामने खाना परोसा गया, जो कभी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जीवन में। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि उसे यह खाना क्यों पसंद नहीं था। उसे अपने दोस्तों, भाई बहनों और माँ की बहुत याद आती थी। जब भी वह आमोन से अपने परिवार से मिलने की बात करती तो वह उसे झोपड़ी के सामने ले जाता, जहाँ वह अपनी माँ और अपने भाई बहनों को देखती। लेकिन वह उनसे बात नहीं कर पाती और आजकल वो एक कोने में बैठी रहती थीं। जिन्नों का सम्राट बहुत व्यस्त था, क्योंकि उसके खास साथी को दूसरे राज्य के मुखिया ने गिरफ्तार कर लिया था। अब वो आमोन के खास आदमी उसे नहीं बख्श रहे थे। उसके लिए बिना अनुमति के दूसरे राज्य में जाना और वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना कोई असामान्य बात नहीं थी, जिसने उसके पाप को अक्षम्य बना दिया। लेकिन विशाल सम्राट आमोन ऐसा नहीं चाहता था। उसने अपने साथी के व्यवहार के लिए राज्य के मुखिया से माफ़ी मांगी, लेकिन वह सरदार कोई मूर्ख नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि आमोन के साथी ने उसके राज्य में घुसपैठ की होगी। उस पर जासूसी करने के लिए बादशाह जन्नात का ध्यान पूरी तरह से उस पर से हट गया था। वह इन दिनों अपने घरेलू मामलों में इतना व्यस्त था कि वह दिन भर उससे नहीं मिलता था।
बादशाह आमोन के परिवार के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं था। वह केवल एक बार अपनी माँ से मिली थी और उसके बाद कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था। महल शायद केवल उसके लिए था और केवल वह और आमोन ही यहाँ रहते थे, क्योंकि उसने वहाँ नौकरों के अलावा उसका परिवार किसी को नहीं देखा था। उसने इमोन से यह भी जानने की कोशिश की कि उसका बाकी परिवार कहाँ है। इस पर इमोन ने हंसते हुए कहा कि उन्हें महल में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसने दोबारा उनके बारे में नहीं पूछा। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई। उसे नहीं पता था कि वह लड़की इंसान है या जिन्न। वह इंसान का रूप धारण कर उसके सामने आई तो वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह भी मुस्कुरा दी। वह और बिना कहे ही सोफे पर बैठ गई और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि किसी भी नौकरानी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने सोफे पर बैठ सके। अगर तुम जिन्न की पत्नी हो तो मैं भी उसकी पत्नी हूँ। हम दोनों ओहदा बराबर हैं, इसलिए आप मुझे यहाँ बैठने से नहीं रोक सकती। उसकी पत्नी से इस खबर से बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। आमोन की पहली पत्नी ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, यदि आप बुरा न माने। वह पूछने से पहले उससे अनुमति मांग रही थी। उसने अपना सिर हिलाया। क्या इंसानों की दुनिया के सभी पुरुष खत्म हो गए जो आपने एक जिन्न से शादी की है? वह उसे देख रही थी और पूछ रही थी, जिस पर उसने बहुत ही असहाय और उदास स्वर में कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिन्न आमोन कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है, और वो भी बादशाह जिन्न हैं। इसीलिए मुझे अपना घर जाना चाहिए। लड़की का उत्तर सुनकर उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम यहाँ खुश हो? अगर नहीं, और यदि तुम अपने परिवार के पास अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकती हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी माँ और भाई बहनों के कारण बहुत चिंतित हूँ और मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस दुनिया में रहती थी वह यहाँ की दुनिया से बहुत अलग है। भले ही मुझे बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब से आप हमारे बीच आए हैं तब से आमोन हमारी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। आमोन की पहली पत्नी ने दुखी स्वर में कहा, जिन्हों के सम्राट ने हम पर ध्यान देना बंद कर दिया है, जो मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। उसने उससे कहा। पत्नी के स्वर में क्रोध था। अब वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, सम्राट, आमोन बहुत जल्द दूसरे राज्य के प्रमुख से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तब हम आपकी दुनिया में जाने का बंदोबस्त करवा देंगे। रानी ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर गायब हो गई। लड़की की आंखों में खुशी थी कि जल्द ही मेरी जान इस कैद से छूट जाएगी। रात को आमोन कमरे में आया, लेकिन वह बहुत थका हुआ और चिंतित लग रहा था। वह अपने साथी के कारण भी बहुत चिंतित था। अंततः वह समय आया जब आमोन अपने साथियों के साथ दूसरे राज्य के प्रमुख से मिलने के लिए निकल गया। उसी समय आमोन की पहली बीवी वहां आ गई और लड़की का हाथ पकड़कर उसे आंखें बंद करने को कहा। जब लड़की ने अपनी आंखें खोली तो वह रानी के सामने पहुंच गई थी। वह रही जिन्हों की महारानी थी। वह रानी के पास पहुंची और विनम्रता से अभिवादन किया। महारानी ने कहा, अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले किसी पीर बाबा से मिल लेना और बंदोबस्त के तौर पर उससे एक विशेष ताबीज़ ले लेना और उसे अपने गले में डाल लें, ताकि बादशाह जिन्न को आपकी गंध भी न मिले, और अगर वे आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो यह ताबीज़ आपको बचा लेगा। जिन्न की रानी ने उसे सलाह दी, लेकिन वह आमोन की बीवी भी है। उसने उससे शादी की है। वह उससे जब तक तलाक नहीं ले लेगी तब तक आमोन उसे जहन्नुम से भी खोज निकलेगा। उसने जिन्न की रानी की ओर देखकर असहाय होकर कहा, चिंता मत करो उसके बारे में, यह मेरी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द तुम्हें भी तलाक भेजने को मिलेगा। अब वह कुछ हद तक संतुष्ट थी। सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसे तेज़ बुखार आ गया, जिससे वह अपना सामान्य काम नहीं कर पाती थी। जस्की की माँ उसे बीमार देखकर बहुत चिंतित थी। तब उसने अपनी माँ को सच्चाई बताई, जिसे सुनने के बाद उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे वह गहने दिखाए
जो उससे जिन्न आमोन द्वारा उपहार में दिए गए थे। उन्हें देखकर माँ की आंखों में आंसू भर आए और फिर वह उन्हें पास के एक गांव में एक पीर बाबा के पास ले गई और उन्हें पूरी घटना बताई। पीर बाबा ने कहा कि पेड़ों के नीचे बैठने से पहले ऐसे प्राणियों से बचने के लिए अल्लाह सर्वशक्तिमान के पवित्र शब्दों का पाठ करना चाहिए। जिन्न से बचने के लिए हमें इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अब लड़की पूरी तरह से सामान्य जीवन की ओर लौट रही थी, लेकिन उसे आमोन की बहुत याद आती थी। उसने मेरे साथ प्यार से व्यवहार किया, लेकिन काश वह एक इंसान होता और वह इंसानों के बीच रह रही होती, क्योंकि यह बहुत मुश्किल था। वह जिन्हों के बीच रहने के लिए उस जेल से भागना चाहती थी, लेकिन अभी वह विवाह संपन्न नहीं हुआ था। कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह उसकी माँ झोपड़ी के अंदर गई। वह जल्दी से बाहर आई, उसे उठाया और ले आई। झोपड़ी के अंदर सामने का दृश्य देखकर वह अभी भी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि बहुत सारे सुंदर कपड़े और गहने पड़े थे और उन पर एक कागज़ रखा था जिस पर सम्राट आमोन ने कबूल किया कि वह अपनी पहली बीवी को तलाक दे रहा है। लेकिन माँ बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों। उसने उसे बहुत सारे उपहार भेजे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वे दो अलग अलग मखलूक थे। इसीलिए उसे कभी शांति और खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया में रह रही थी जो उसकी नहीं थी। आमोन ने उसे जो कागज़ भेजा था उसके नीचे कुछ लिखा था कि जैसा वह चाहेगी वैसा ही होगा, लेकिन एक बार जब वह कराची में एक घर में आ जाए तो उसकी बात सुने, फिर वह उसकी सहमति पर उसे तलाक दे देगा। कागज़ पर लिखा था कि वह अगले सप्ताह इस पते पर आए। अब उसने भीख मांगना बंद कर दिया था और जल्दी से शहर में एक झोपड़ी से एक छोटा सा घर खरीद लिया था। तय समय पर वह अपनी माँ के साथ कराची डिफेंस के पते पर पहुंची और लोगों से पता चला कि वहाँ हैदर नाम का एक व्यक्ति रहता है। उन्हें हैदर के घर का रास्ता बताया और दोनों माँ बेटी घर में दाखिल हो गईं और चौकीदार उन्हें घर ले गया। और जब उसने देखा तो उसके बगल में उसके जैसा ही एक खूबसूरत युवक बैठा था और एक नौकरानी उनके लिए शरबत लेकर आई। उन्होंने एक गिलास शरबत लिया। जो युवक वहाँ बगल में बैठा था उसने नौकरानी से कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि वह नौकरानी एक इंसान थी और उसकी उपस्थिति में कोई बातचीत नहीं हो सकी। तब युवक अपने बिस्तर से उठा और बोला, मेरा नाम हैदर है, मैं आमोन का दोस्त हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों माँ बेटी को मुझे विश्वास है कि आमोन के बारे में पता चल गया होगा कि वह एक जिन्न है। एक जिन्न और इंसान की पैदाइश ही जिन्नों की दुनिया और इंसानों की दुनिया को जोड़ सकता है। इसलिए आमोन चाहता था कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसके राज्य में पैदा हो जो इंसानों की दुनिया और दैत्यों की दुनिया के बीच का रास्ता पाट सके। आमोन हमेशा मेरे काम से प्रभावित रहा है, इसीलिए वह मेरी तरह बच्चा पैदा करना चाहता है। इसीलिए उसने तुमसे शादी की है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन तुम्हारा जो बच्चा होगा वह आम इंसान नहीं होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह की मखलूक की सेवा करे? हैदर ने लड़की से आगे कहा कि तुम अब भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम आमोन की पत्नी हो। यदि आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आमोन आपको जिन्हों की दुनिया में वापस नहीं ले जाएगा। आप मानव दुनिया के किसी भी देश में रहेंगे और आमोन की पत्नी होंगे और आमोन के वंशज पैदा होंगे। आप जो केवल इस दुनिया और अल्लाह की रचना की भलाई के लिए होंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बहन भाइयों और माँ को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हैदर ने उन्हें बहुत ध्यान से समझाया और सभी संदेह उनके दिल और दिमाग से दूर हो गए। तभी आमोन वहाँ प्रकट हो गया। लड़की ने आमोन की ओर देखा और कहा, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, मुझे बस तुम्हारी दुनिया और लोगों से डर लगता है। फिर आमोन लड़की के करीब आया, उसके हाथ में हाथ डालकर बोला, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊँगा, तुम जहाँ कहोगी वहीं जाओगी। बेटी इमोन को चाहती है और खुश है तो मैं भी सहमत हूँ, लड़की की माँ ने कहा। फिर बातचीत ख़त्म हो गई है। 1 हफ्ते के बाद इमोन आपकी बेटी को लेने आएगा और कृपया अपनी लड़की के गले से वह ताबीज़ हटा दें।
हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, न ही ऐसा करेंगे। हमारी वजह से कोई कठिनाई ना हो। इसके बाद माँ और बेटी ने हैदर का घर छोड़ अपने घर आ गईं। 1 हफ्ते बाद आमोन आया और जन्नत को अपने साथ उसकी मनपसंद जगह ले गया। जन्नत की माँ और भाई बहनों ने भी उसे खुशी खुशी विदा किया। सबकी ज़िंदगी अजीब तरीके से फर्श से अर्श पर पहुंच गई थी। तो दोस्तों, पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और खौफजदा करने वाली सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।